नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात मंत्रिमंडल के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें फिर एक बार उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है। फिर बात करेंगे हिंदुओं के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी की, जिनकी पार्टी के नेता ने अब नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को 5 लाख रुपए इनाम की खुली घोषणा की है और टीएमसी ने फिर अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे अग्निपथ के चक्रकाल में फंसी टीएमसी की, जिसने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ योजना से जोड़कर सेना को हत्यारा साबित करने की कोशिश की है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे लखीमपुर खीरी के चक्रव्यूह में फंसे मोहम्मद जुबैर की, जिसके खिलाफ एक और एफआईआर निकलकर सामने आई है और वारंट भी जारी कर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार बन गई। सीएम शिंदे ने अपना पद संभाल लिया और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया है और अब बारी आएगी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसे लेकर सभी की दिलचस्पी बढ़ी हुई है और उद्धव गुट की भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अमित शाह से सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है और जेपी नड्डा से बातचीत कर कैबिनेट की अहम जिम्मेदारियों पर गहन मंथन किया है। साथ ही इस बार कैबिनेट में बड़े बदलाव होने की भी संभावना जताई गई है। जानकारी मिली है कि 12 या 13 जुलाई को पहले चरण में 13 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें 8 मंत्री बीजेपी और 5 मंत्री शिंदे गुट के हैं। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये शपथ समारोह होने की संभावना है। जो मीटिंग दिल्ली में की गई है, उस मुलाकात को भले ही दोनों नेताओं ने एक शिष्टाचार भेंट का नाम दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन होना है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव का भी समय आ चुका है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। अहम सवाल यहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से भी शामिल होने पर बना हुआ है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा, जिसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे और राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे की बर्बादी की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा झटका उद्धव को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगेगा और उद्धव ठाकरे की बची कुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। यहां महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से फिर एक बार उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पैगंबर मोहम्मद के अपमान के नाम पर लगातार कट्टरपंथी नुपुर शर्मा को धमकी दे रहे हैं। नुपुर का समर्थन करने वालों को सिर तन से जुदा किए जाने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, नुपुर को सजा दिए जाने के लिए तो इनाम तक की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब खुलकर कट्टरपंथियों का समर्थन करने पर आ गई है। कानून और संविधान सभी को ताक पर रखकर टीएमसी के नेताओं ने इस बार हद पार कर दी है। एक तरफ पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा देवी काली का अपमान करती नहीं थक रही, अपने बयान पर धौंस जमा रही है। दूसरी तरफ अब टीएमसी के ही एक नेता वसीम रजा का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रजा ने नुपुर शर्मा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वसीम रजा मुसलमानों को बरगलाता हुआ ये कह रहा है, मैं वसीम रजा पूरी जिम्मेदारी के साथ गुस्ताख रसूल की सजा के तौर पर नुपुर शर्मा का सिर काट कर लाने वाले के लिए 5 लाख रुपए का बाउंटी रखता हूं। भाइयों, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में इस पोस्टर को शेयर करो। इस तरह की टिप्पणी बार बार नुपुर शर्मा के ऊपर की जा रही है और हैरानी की बात तो यह है कि इस टिप्पणी के बाद पार्टी की ओर से ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही कोई बयान सामने आया है। ममता बनर्जी तो खुद अब तक नुपुर को सजा दिलवाए जाने के लिए जुलूस निकलवा रही थी। इसके साथ ही वोट बैंक के लिए कट्टरपंथियों के सुर से सुर मिला रही थी। हर बार बंगाल में जब भी किसी भी काले कारनामे में ममता के नेताओं का नाम सामने आता है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है।
लेकिन यहीं अगर काम बीजेपी की ओर से किया जाता है तो उसमें वो बढ़ चढ़कर राजनीति करने पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पार्टी नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं और इसीलिए नुपुर शर्मा के मामले में या फिर महुआ मोइत्रा के मामले में कोई एक्शन टीएमसी की ओर से नहीं लिया जा रहा? क्योंकि अगर ममता बनर्जी इस मामले में एक्शन नहीं लेंगी तो इस बार बीजेपी की ओर से उनकी पार्टी बुरी घिरने वाली है, जिससे ममता की मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे ही अपनी घटिया राजनीति को अंजाम देने के लिए टीएमसी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी नहीं छोड़ा। शिंजो आबे की हत्या के बाद से दुनिया का एक धड़ा जहां दुखी है, शोक मना रहा है, वहीं दूसरा धड़ा उनकी इस बर्बर मौत का जश्न मना रहा है। टीएमसी जैसी पार्टियों ने आबे की हत्या को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जोड़ना शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने यह शर्मनाक हरकत की थी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट करते हुए इशारा दिया था कि पूर्व पीएम के शूटर तेत्सुया यामागामी ने जापान के बिना पेंशन वाले सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम किया था और इस बयान की आड़ में कांग्रेस ने केंद्र की अग्निपथ योजना पर निशाना साधा था। राजपूत के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आबे के दुखद निधन पर शूद्र राजनीति करने से बाज आने की नसीहत दी थी। अब कांग्रेस के इसी बयान से मिलता जुलता बयान टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में छापे गए एक आर्टिकल में भी लिखा गया। शिंजो आबे की हत्या ने दिखाया कि क्यों अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों की चिंता थी। आबे के हत्यारे ने बिना पेंशन के जापानी सेना में सेवा दी थी। कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही इस तरह की बयानबाजी कर केंद्र की योजना पर निशाना तो साध रही है, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों ने जो बयान दिया है उससे सीधे ममता की पार्टी और कांग्रेस ने देश की सेना पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ शिंजो आबे की हत्या के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं वामपंथी इस पर जश्न मना रहे हैं और भारत का विपक्ष इस पर अपनी घटिया राजनीति कर रहा है। अरे, अग्निपथ में पेंशन मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार किया जाना है, ना कि किसी साजिश को अंजाम देने के लिए। इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए कोई उम्र नहीं है, ना ही सेना में भर्ती किए जाने से पहले किसी के मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर किसी को ऐसी साजिश करनी ही होगी तो क्या जरूरी है वो अग्निपथ से रिटायर हुआ सैनिक ही होगा? लेकिन इन पार्टियों को तो केवल मोदी विरोधी राजनीति करनी है। एक तरफ जहां शिंजो आबे की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है और इस साजिश में चीन की भूमिका होने की भी आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की बयानबाजियों कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां कर रही हैं, उससे केवल उनका मोदी विरोध और सेना को हत्यारा साबित किए जाने की मंशा दिखाई पड़ रही है। एक तरफ तो ममता की पार्टी ने फिर से अपनी घटिया राजनीति शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की एक और एफआईआर चर्चा में आ गई है। यह एफआईआर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी पुलिस की ओर से दर्ज की गई, जो कि सुदर्शन न्यूज के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ आशीष कुमार कटियार ने 18 सितंबर 2021 को कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाई थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि यूपी पुलिस ने जुबैर को अपनी कस्टडी में लेने की औपचारिकताएं शुरू कर दी है। आशीष कटियार ने इस एफआईआर में ट्विटर को भी आरोपित बनाया। इसमें दावा किया गया है कि सुदर्शन न्यूज पर चले एक ग्राफिक्स को मदीना की अल नवाबी मस्जिद बताकर जुबैर ने पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। ये ग्राफिक्स सुदर्शन न्यूज पर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध 2021 पर आधारित एक शो के दौरान प्रतीकात्मक चित्र के तौर पर दिखाए गए थे, जिस पर जुबैर ने दावा किया था कि मस्जिद से इसका कोई संबंध नहीं था और दुनिया भर में भारत की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया। जो एफआईआर जुबैर के खिलाफ दर्ज हुई है उसमें आशीष कटियार की जुबैर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को भारत के खिलाफ एकजुट करने और कोरोना जैसे संकट काल में भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। आशीष के मुताबिक मई 2021 में लखीमपुर खीरी पुलिस ने उनकी शिकायत को दर्ज करने से मना किया, लेकिन पुलिस के मना करने के बाद भी आशीष ने जुबैर पर कार्रवाई के लिए सितंबर 2021 में कोर्ट से गुहार लगाई और आखिरकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें जुबैर पर आईपीसी की धारा 153A के तहत थाना मोहम्मदी में केस दर्ज किया गया। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस ने जुबैर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, तो फिर लखीमपुर खीरी पुलिस की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और इसमें जुबैर के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है।
वारंट बी उस मुलजिम को अपने मुकदमे में शामिल करने को कहा जाता है जिस पर कई अन्य थानों, जिलों या प्रदेशों में केस दर्ज हो। एक मामले में तो पहले ही जेल की हवा जुबैर खा रहा है, दूसरे मामले में भले ही 5 दिन की बेल मिल गई है, लेकिन फिर भी जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। और अब ये तीसरा मामला उसके खिलाफ सामने आया है, जिसके बाद उसको सबक जरूर मिलेगा कि भारत को बदनाम करने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।